हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एएसओ एकेडमी में। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। दोस्तों ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या दी हुई है, 6 सेंटीमीटर दी गई हैगी। आगे लिखा है दोस्तों कि वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा तक की लंबवत दूरी हमको निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। दोस्तों मान लेते हैं कि ये वृत्त का केंद्र बिंदु है, यहाँ ये ओ पॉइंट, इसको हम नाम दे देते हैं। और एक वृत्त पे मान लीजिए यहाँ से एक जीवा गई हुई है, ये एक जीवा है, इसको ए बी नाम दे देते हैं, ए बी नाम दे दिए। अब क्या है दोस्तों, यदि हम इस ओ बिंदु से इस बी को मिला दें तो ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ये कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर दी हुई है। और दोस्तों यदि इस ओ बिंदु से हम इसको एक लंब डालते हैं यहाँ पे, तो ये जीवा को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। जीवा की टोटल लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये 4 और ये 4 हो जाएगी, तो टोटल 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमको क्या मान लेते हैं कि ये जो हमने लंब डाले हैं ओ से ए बी पे जो लंब डाले हैं ये टी पॉइंट है, मान लीजिए टी पॉइंट पे कट करता है। तो हमको ओ टी की वैल्यू पता करनी है कि ओ टी की लंबाई कितनी हैगी, केंद्र से जीवा की दूरी कितनी हैगी। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ओ टी की लंबाई हम दोस्तों कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। इसमें दोस्तों ये क्या है, ये क्या है, ओ से बी, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर बराबर होगा ओ टी के स्क्वायर से, ओ टी के स्क्वायर से प्लस टी बी के स्क्वायर। ये अब यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं। ओ बी की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 है, 6 का स्क्वायर बराबर ओ टी कितना है हमको नहीं मालूम दोस्तों, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर, यही हमको निकालना है। और टी भी हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 16। और जब हम 16 को स्टार्ट ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 36 से, तो ये कितना बचेगा, 20। ये कितना बचेगा, 20 बच जाएगा। ये 20 हो गया हमारा, तो एक्स स्क्वायर हो गया ये बराबर में। अब इसको दोस्तों 20 एक्स बराबर, यदि हम यहाँ से वैल्यू निकालें एक्स की, तो ये √20 हो जाएगा। और 20 √20 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 4/5, 4 गुणित 5 लिख सकते हैं दोस्तों। 20 को 4 पंजे 20, तो जब 4 का रूट निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट में अंदर 5 रह जाएगा। तो हमारी जो आंसर है वो क्या आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमको, हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2√5, मतलब ऑप्शन नंबर 2√5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्ग में उत्कीर्ण एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या हैगा। दोस्तों वर्ग बोल रहा है कि एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, यहाँ पे ये बोल रहा है दोस्तों, ये वर्ग है, इस टाइप से एक वर्ग बना हुआ है, उसके अंदर ये हमारा वृत्त बना हुआ है। और जो बोल रहा है दोस्तों कि ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल कितना दिया है हमको, 288 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो एरिया होता है वर्ग का वो क्या होता है, ए स्क्वायर के बराबर होता है, ए स्क्वायर के बराबर होता है। ए स्क्वायर के बराबर होता है।
और यहाँ पे कितना दिया हुआ, तो हमारा ए स्क्वायर बराबर कितने के हो जाएगा, एरिया हमको कितना दिया हुआ है 288। तो 288 को दोस्तों जब हम इसका वर्ग निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप इसका वर्ग निकाल लेना। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 12√2 आ जाएगी। कितनी आएगी, 12√2 आ जाएगी। अब दोस्तों 12√2 इसकी एक भुजा की लंबाई आ गई हमारे पास, किसकी, वर्ग की। तो यहाँ पे मतलब इसकी ये वर्ग है तो इसकी सभी भुजाएं कितने की होंगी, 12√2 की होगी। अब हमसे बोल रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यदि वृत्त के क्षेत्रफल की बात की जाए तो वृत्त का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे एक भुजा की लंबाई कितनी आएगी, 12√2। मतलब इसकी सारी भुजाएं कितने की हैं, 12√2 की हैंगी। अब देखिए कैसे करेंगे। यदि ये दोस्तों मान लो ये वृत्त है, वृत्त के हम यहाँ से एक त्रिज्या खींचते हैं, तो ये यहाँ पे, तो ये जो इस ये वाली जो साइड है इसको दो भागों में डिवाइड कर देगी। यदि मान लीजिए यहाँ से भी खींचते हैं तो ये वाली साइड को दो भागों में डिवाइड कर देगी। यदि इसको ए नाम दे दें, इसको बी, इसको सी, इसको डी नाम दे देते हैं, तो ये सभी भुजाओं को क्या करेगी, दो भागों में डिवाइड कर देगी। मतलब कि अब यहाँ से हमारे पास तो रेडियस कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से हमारे पास रेडियस, तो रेडियस कितनी मिल जाएगी हमको, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। यदि इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो 12√2 बटे 2, तो मतलब रेडियस कितनी हो गई यहाँ से 6√2। तो ये बस इसी रेडियस को हमको यहाँ पे रख देना है, पाई आर स्क्वायर। मतलब आर की वैल्यू कितनी है, 6√2 का स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 दूनी 72 पाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 72 पाई हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 72 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है -27 गुणित 2744 का घनमूल निकालना है दोस्तों। तो ये देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम बेसिक को समझते हैं। यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 1 है तो जब हम उसका घन करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट में भी 1 ही आएगा। यदि हम किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 2 है तो जब हम उसका घन करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा। और यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 3 है और जब हम उसका घन करेंगे तो 7 आएगा। ऐसे ही 4 का जब करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट में 4, 5 के में 5 ही आएगा, 6 के 6 और 9 के में 9 ही आएगा। मतलब इन तीनों के में तो सेम आ जाता है, लेकिन इनमें और ये 1, 4, 5, 6 और 9 में सेम आता है, लेकिन 2 का 8 और 8 का 2 हो जाता है, 3 का 7 और 7 का 3 हो जाता है। यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 7 है तो उसका जब घन करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यदि 8 है तो 2 हो जाएगा। मतलब ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो चलिए इसका घनमूल निकालते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। 27 का तो निकालना बहुत ही आसान है दोस्तों। यदि इसका घनमूल निकालेंगे तो इसका कितना घनमूल हो जाएगा, 27 का घनमूल। इसको तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 3 इंटू -3 कर देंगे। तो घनमूल निकालने की क्या करते, 3 के जोड़े बनते हैं, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। लेकिन यदि इसका घनमूल निकालना है दोस्तों तो इसको एलसीएम निकालना पड़ेगा, उससे लेंथी हो जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसके यूनिट डिजिट में कितना है, 4 है। इसका यूनिट डिजिट में कितना है, 4 है। और 4 का यदि घनमूल में सेम ही रहता तो यहाँ पे भी कितना जाएगा दोस्तों, 4 ही आ जाएगा। और यदि फिर इन 3 संख्या को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि घन निकाल रहे हैं, घन का मतलब 3 है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब किसका घन 2 के समीप है, तो यदि 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 1 यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसका घनमूल कितना आ गया, 27 44 का 14 आ गया, तो इंटू 14 कर देंगे।
और 14 तिया 42 कर देंगे, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, √3 माइनस 1/√3 का स्क्वायर का सरलीकरण करना हैगा। तो इसको कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। बस इसमें इस संख्याओं को रखना है। मान लीजिए ए बराबर √3 है और बी बराबर 1/√3 है, तो चलिए रख देते हैं। यदि ए की जगह √3 रखेंगे तो जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस जब b की जगह 1/√3 रखेंगे तो कितना जाएगा, 1/3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। माइनस 2 हो जाएगा दोस्तों। 2 कैसे हो जाएगा, क्योंकि √3 गुणित 1/√3 से √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ केवल 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 आएगा। जब इसमें करेंगे तो 9 + 1 - 6, तो 9 और 1 10, 10 में से 6 गए, 4/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 4/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र के 3 गुनी है। वर्तमान की बात यदि कर रहा है दोस्तों, मान लेते हैं पिता ए है और उसका पुत्र पी है। तो यदि पुत्र की वर्तमान में पिता पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया है, पुत्र के 3 गुना है। मतलब यदि पुत्र 1 है तो पिता कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे अनुपात में। आगे बोल रहा है, जबकि अभी से 15 वर्ष बाद, यदि 15 वर्षों के बाद की बात की जाए, बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। मतलब यदि पुत्र 1 है तो पिता कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, अब देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए इसमें क्या आएगा कि इन दोनों की जो वर्तमान आयु में जो अंतर बता रहा है वो यहाँ पे देख ये कितना आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आयु में अंतर किसी भी 2 व्यक्तियों का, चाहे वो 10 साल की बात करें, 20 साल, 30 साल, कभी भी चेंज नहीं होता। आयु में अंतर 2 व्यक्तियों के बीच में हमेशा एक ही रहता है, चाहे 10 साल के बाद बोले, चाहे 10 साल पहले बोला जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आयु में अंतर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे, जब हम बैलेंस करेंगे तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात देखिए क्या होगा, 1 का गुणा यदि ऊपर कर दें तो कितना होगा, 3:1, वो तो सेम ही रहेगा, और 2 का गुणा नीचे कर दें तो 4:2 हो जाएगा ये। अब देखिए दोनों की आयु में अंतर 2 का हो गया, मतलब ये अनुपात बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे अंतर देखिए कितने का है, 1 का अंतर है यहाँ पे, मतलब 1 बराबर किसके हो जाएगा, 15 के बराबर हो जाएगा। 15 के बराबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में अंतर 1 है, जबकि ये 15 वर्षों बाद का अनुपात है। मतलब वर्षों में अनुपात कितना दे रहा है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी दे रही है कि 15, तो 1 बराबर 15 का हो गया। अब क्या बोल रहा है, तो वर्तमान में पिता की आयु, वर्तमान में पिता की आयु का अनुपात क्या है, 3 है। तो बस कुछ नहीं करना है, 15 से 3 का गुणा कर देना है, तो 45 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 45 वर्ष पिता की आयु होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने,
ये रहा। मेवेल ने क्रमशः 3:2 के अनुपात में 2 एवं 1.50 अमेरिकी डॉलर में 2 किस्म की पाव रोटियां खरीदी। ठीक है, अब बोल रहा है कि वह 25% लाभ कमाने का प्रयोजन रखती है, तो प्रति दर्जन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये हमको निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 3:2 दिया हुआ है कि 3:2 के अनुपात में इन्होंने ख़रीदा है। हमको नहीं मालूम है कि इन्होंने कितने पाव ख़रीदे हैं टोटल, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि 30, इसको और इसको क्या मान लेंगे, 20 लिए हैंगे। ठीक है ना दोस्तों, मतलब कि जो 3:2 में ख़रीदे थे, कि किस पाव को 3:2 में ख़रीदे थे, तो हमने मान लिया कि 30 पाव लिए हैं और 20 पाव लिए हैं। और जो 30 पाव लिए हैं दोस्तों, वो बोल रहा है कि 2 रुपये के हिसाब से लिए हैं, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 30 पाव की 60 रुपये हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 30 गुणे 2 कर देंगे। और और जो 20 पाव लिए हैं दोस्तों, वो कितने के हिसाब से लिए हैं, 1.5 रुपये के हिसाब, 1.5 रुपये नहीं दोस्तों, 1.5 अमेरिकी डॉलर के हिसाब से लिए हैंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें अमेरिकी डॉलर में दी हुई हैं। तो ये अब यदि इसको भी निकालना है तो इसमें भी 1.50 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो मतलब दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी यदि हम ऐड कर दे तो ये 90 हो जाएगी हमारे पास। कितनी हो जाएगी, 90 इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। किसकी, पाव की। कितने पाव की कॉस्ट प्राइस है दोस्तों, ये 30 और प्लस 20, 50 पाव की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है कि 90 है। तो एक पाव की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 9/5। इस एक पाव की कॉस्ट हो गई। लेकिन क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रति दर्जन के हिसाब से निकालना है। तो यदि एक दर्जन में 12 होते हैं, तो हम 12 पाव की कॉस्ट प्राइस निकाल लेते। तो ये हमारे पास आ गई 12 पाव की कॉस्ट प्राइस। हमारे पास कितनी आ गई, ये 12 पाव की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 12×108/5। ये हमारे पास 12 पाव की कॉस्ट प्राइस आ गई। अब क्या बोल रहा है दोस्तों कि वह 25% लाभ कमाने का प्रयोजन रखती है, तो प्रति दर्जन विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यदि हमको सेलिंग प्राइस निकालनी है, वो भी 25% हमको प्रॉफिट होना चाहिए, तो कैसे निकालेंगे इसको। डायरेक्ट निकालने के लिए 108/5 गुणित 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1/4 होती है। ठीक है, मतलब 4 ओरिजिनल वैल्यू हो गई और 25% कितना हो गया, 4 का 1 हो गया। 25% का लाभ कमाना है। लाभ कमाने का मतलब क्या हुआ कि 5/4 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ओरिजिनल वैल्यू 100% तो 4 है, और 25% का लाभ कमाना है, मतलब 125% की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यदि हम कॉस्ट प्राइस की 125% की वैल्यू निकाल दें, मतलब 125 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 125% की, वो कितनी होती है, 5/4 होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिए। तो ये क्या आ जाएगी, अब सेलिंग प्राइस आ जाएगी 25% लाभ के साथ। डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा हमको। जब हम इसको काटेंगे तो 5 से 1 चला जाएगा, 4 से 1 बार जाएगा ये, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, मतलब 27 अमेरिकी डॉलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक चोर प्रातः 10 बजे एक कार चुराता है और इसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। चोरी का पता प्रातः 11 बजे चलता है और मालिक एक अन्य कार से रवाना हो जाता है, और चोर को दोपहर 12:30 बजे पकड़ने के लिए मालिक को कार को किस चाल से चलाना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं।
मान लीजिए कि जो गाड़ी जो चोरी हुई थी वो 10 बजे चोरी हुई थी। ये यहाँ पे 10 बजे चोरी हुई। चोर यहाँ से गाड़ी लेके भागा और कितने बज और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागा। स्पीड कितनी थी चोर की? 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड थी। अब क्या हुआ दोस्तों कि चोरी का पता कितने बजे चला? 11 बजे। और कार चोरी कब हुई थी? 10 बजे। तो चोर मतलब 1 घंटे गाड़ी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यदि चलाएगा तो 1 घंटे मतलब 11 बजे। 11 बजे चोर कहाँ पहुँच गया? 60 किलोमीटर दूर पहुँच गया। यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया, 60 किलोमीटर दूर पहुँच गया चोर। अब जब गाड़ी मालिक को पता चला कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई, कितने बजे पता चला? 11 बजे चला। उसने दूसरी कार से रवाना हो जाता, उस समय अब दूसरी कार से रवाना होता है और चोर को दोपहर 12:30 पे पकड़ता है। मतलब यहाँ पे पकड़ता है, 12:30 पे पकड़ लेता है वो। ठीक है, मतलब कि चोर ने 10 बजे से लेके 12:30 मतलब चोर ने 2.5 घंटे तक कार को चलाया होगा। तो 2.5 घंटे में चोर कितना आगे चला होगा? जब वो 1 घंटे में 60 जा रहा है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है, तो 2.5 घंटे में कितना जाएगा? 2 घंटे में कितना चला जाएगा? 2 घंटे में 120 चला जाएगा। 2 घंटे में 120 और 2.5 घंटे में 60 का आधा 30, मतलब टोटल कितना चला जाएगा? 150 मीटर वो चला जाएगा। 150 किलोमीटर वो चला जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय कर लेगा वो। ठीक है, चोर ने 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है। अब हम जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या बोल रहा है? कार किस चाल से चलानी होगी, तो हमको स्पीड निकालनी है। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी होगी? 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, क्योंकि चोर तो 150 किलोमीटर आगे चला गया। बटे टाइम कितना लगेगा? कि टाइम कितना ले रहे हैं दोस्तों? क्योंकि मालिक को तो 11 बजे पता चला ना, तो मालिक को 11 बजे कार चलाना चालू किया होगा और 12:30 बजे उसने पकड़ा, तो 1.5 घंटे मतलब 1.5 घंटे बाद उसको पकड़ा। और जब इसको काटेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा और ये 100 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यदि वो गाड़ी चलाएगा तो चोर को पकड़ लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 अकुशल श्रमिक एक कार को 4 दिन में समाप्त करते हैं तो कितने अतिरिक्त कुशल श्रमिकों को कार पर रखा जाना चाहिए जो अकुशल श्रमिकों की तुलना में कार को 2 दिन में ख़त्म करने के लिए दोगुने कुशल हैं? आइए देखते हैं कैसे करते हैं। मान लीजिए यदि कोई कार है, उसको 10 श्रमिक करते हैं तो कितने दिन में कर लेते हैं? 4 दिन में कर लेते हैं। इसी काम को यदि हमको कुछ अतिरिक्त कुशल श्रमिकों को रख के कराना है और आधे दिन में कराना है, मतलब कि तो कैसे करेंगे? मान लेते 10 श्रमिक तो रहेंगे, 10 अकुशल श्रमिक तो हमारे पास रहेंगे ही, प्लस हमको कुशल श्रमिक भी रखना है इनके साथ में। तो कुशल श्रमिक को हम मान लीते हैं के से डिनोट करते हैं। तो हमने ये कुशल श्रमिक लिख दिए, लेकिन जो कुशल श्रमिक है दोस्तों वो दोगुनी इफ़िशियंसी उनकी, तो हम उनको 2K से डिनोट करेंगे। 2K क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जो अकुशल श्रमिक हैं वो और ये कुशल श्रमिक हैं, तो कुशल श्रमिक जो हैंगे वो 2 के बराबर हैं अकुशल श्रमिक के, इसलिए हम यहाँ पे 2K रख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब क्या है दोस्तों, दोगुनी इफिशियंसी से काम करते हैं और काम को कितने दिनों में समाप्त करना है, 2 दिनों में। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा 20 बराबर 10 प्लस 2 के 10, 20 में से जब 10 जाएगा तो यहाँ बचेगा 10 बराबर 2 के। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5। 5 कुशल श्रमिकों को रखना होगा दोस्तों हमें। पाँच कुशल श्रमिकों को हमको रखना होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 55% बड़ी हैं तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात हमको निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। मान लेते हैं ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ये बोल रहा है कि जो दो संख्याएं हैं वह तीसरी संख्या से 35 और 55% बड़ी है। मान लेते हैं कि तीसरी संख्या 100% है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 135% हो जाएगी क्योंकि बड़ी है 35%, और दूसरी कितनी हो जाएगी 155% हो जाएगी। अब अनुपात निकाल देते हैं तीनों में। 5 से यदि काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 0। इसको काटेंगे तो 5 दिया 15 और 5 एकम 5, और 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, मतलब 27:5, क्योंकि हमको पहली और दूसरी का पूछा है इसलिए 27:31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजू ने एक भैंस 10,000 रुपये में और एक गाय 7,500 रुपये में खरीदी। उसने भैंस को 12% की हानि पर तथा गाय को 20% के लाभ पर बेचा। लाभ तथा हानि की प्रतिशतता ज्ञात करना है हमको। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस किसकी, भैंस की, यहाँ पे लिख देते कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलो कितनी है 10,000 रुपये है। ये 10,000 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। और कॉस्ट प्राइस किसकी, काऊ की, कितनी है 7,500 रुपये है। 7,500 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस है। बोल रहा है कि उसने भैंस को 12% की हानि में बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस किसकी, बफेलो की, कितनी हो जाएगी 12% की हानि में बेचने का मतलब क्या है दोस्तों कि यदि ये 10,000 ने की ख़रीदा था इसने, तो 12% की हानि का क्या मतलब होता है कि 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती हैगी वो कितनी होती है, 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 25, 3/25 होती है। कितनी होती है 3/25 होती है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/25 होती है। तो बोल रहा है कि हानि हुई है, हानि हुई है मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 25 है, और यदि हानि हुई है तो इसको कितना लिखेंगे 25 - 3 मतलब 22/25। तो अब यहाँ से हमको डायरेक्ट सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। यदि इसको काट दे तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, ये हो जाएगा 400, और 22 चौको 88, और 2 जीरो और लग जाएंगे। तो सेलिंग प्राइस हो गई ये। अब कॉस्ट प्राइस, अब सेलिंग प्राइस हमको निकालना है कि काऊ की, तो कितनी हो जाएगी ये। अब सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी 7,500, तो इसकी कॉस्ट प्राइस है
और सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है कि 20% के लाभ पे बेचा है। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/5 होती है। अब लाभ हो रहा है तो 5 और 1 में 6 जोड़ देंगे, मतलब 6/5 इसका निकाल देंगे। छः बटे पाँच। अब इसको काट देते हैं, 5 से एक बार जाएगा, 5 एकम 5 और 5 25 और ये डबल शून्य, तो ये कितनी हो जाएगी, 15 छक्का 90 हो जाएगी, 900, 9000 ये हो गई। अब देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करें यदि हम, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 0 0 5 7 1, 17,500 की हमने टोटल कॉस्ट प्राइस थी काऊ और बफेलो की। और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस यहाँ से कितनी निकल के आ रही है टोटल, तो यदि इन दोनों को जोड़ दे तो ये और 8 8 16 और 1 17, मतलब 17,800, मतलब कि हमने ख़रीदे हैं वो 17,500 की और बेच रहे हैं 17,800 की, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है, ये हमको निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट का जो प्रतिशत होता है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है हमको यहाँ पे, यदि 17,800 में से 17,500 घटाएंगे तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमको यहाँ पे, प्रॉफिट कितना हो रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं 300 का प्रॉफिट हुआ हमको यहाँ पे, बटे कॉस्ट प्राइस, क्योंकि बेस क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस से निकालना है, तो 17,500 गुणे 100 कर देंगे क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। और जब हम इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा। अब इसको भी काट देते हैं, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 से कटेगा नहीं दोस्तों, ये 5 से काट देते हैं इसको। चलिए फिर से कर देते हैं। प्रॉफिट हमारा है कितना, 300, और 17,500 हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई, और 100 अपन ये कर दिए। अब जब 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, अब 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 25 35 और 5 छक्का 30 और शून्य हो गया ये। फिर से 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकल के आया, 12/7। यदि इसको और काट दे दोस्तों तो कितना जाएगा, ये एक सही 5/7 हो जाएगा प्रतिशत में। ये प्रतिशत में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो, कौन सा ऑप्शन नंबर, तो ये 1 सही 5/7, तो 1 सही 5/7 ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वे भी इसका लाभ ले सके।